हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2024, जो कि आज ही एक न्यू वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लाइक जैसे कि क्या टोटल वैकेंसीज कितनी हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखना है, फॉर्म्स कब फिल करना है और एग्ज़ाम आपकी कब होगी, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, क्योंकि इस बार एस बी आई पी ओ का जो सिलेबस है और जो प्रोसीजर है मेनली वो काफ़ी चेंज हो गया है। एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रथम एकेडमी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से आपको सारी वैकेंसीज़ और एग्ज़ाम्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में। टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 600 यहाँ पर एस बी आई पी ओ के लिए वैकेंसीज हैं। और इसको अगर हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जनरल के लिए यहाँ पर 240 वैकेंसीज हैं। उसी तरीके से ए डब्ल्यू एस के लिए 58, ओ बी सी के लिए 158 वैकेंसीज हैं, एस टी के लिए 57 और एस सी के लिए 87। और टोटल यहाँ पर हमारी हो जाती है 600। उसमें से कुछ वैकेंसीज जो हैं जो कि पी डब्ल्यू पी डी वैकेंसीज के लिए रिजर्व्ड हैं। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें तो टोटल अराउंड 600 वैकेंसीज यहाँ पर हो रही है। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है। सब अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं पीओ, इसका एम्यूलमेंट्स और क्या क्या इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज ए पीओ एसबीआई में पीओ बनने के बाद, जो कि एक बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब होती है अपने आप में। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जो प्रेजेंटली इसका जो पे लेवल है, बेसिक पे है, वो है 48,480 रुपीज़ का। तो ये ओनली बेसिक पे है, ठीक है। ये आपका बेसिक पे है। और इसके साथ फिर जब आप ज्वाइन करते हैं तो जो करंट आपका डीएनएस अलाउंस है, लाइक जो महंगाई भत्ता है आपका, जो होम रेंट अलाउंस है, अदर जो आपके अलाउंसेज होते हैं, ये सारे आपके ऐड होते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर हम गैस करें तो जो प्रेजेंट अगर मुंबई सेंटर की अगर हम बात करें एसबीआई की, तो प्रेजेंटली अगर सीटीसी देखेंगे कॉस्ट टू कंपनी, तो वो अराउंड 18 लैक्स होता है। ठीक है, सैलरीज थोड़ी सी इससे रियल सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी इन हैंड, बट अगर सीटीसी देखें तो 18 लाख होता है पर एनम का, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कुछ डेट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि 27 आज इसका नोटिफिकेशन आया है, तो आज से यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और ये चलेंगे आपके 16 जनवरी तक। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर 20 दिन का आपके पास 20 डेज का टाइम है फॉर्म को फिलअप करने के लिए और एग्ज़ाम फी पे करने के लिए। तो 16 जनवरी तक आप अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड और फोर्थ वीक जो फरवरी का है, उसमें आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, और आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है। ठीक है, यहाँ पर इस बार फेज में थोड़ा सा चेंज है, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट फेज का जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो आपका मार्च में कंडक्ट होगा, 8 से 15 मार्च के बीच में। अलग अलग टाइम पे आपका जो डे में आपका एग्जाम हो सकता है। तो 8 से लेके 15 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। देन उसके बाद जो आपका अप्रैल में आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद अगेन अप्रैल में ही आपके मेंस के आप अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है फेज 2, दैट मीन्स वो आपका अप्रैल या फिर मई में कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद मई में आपका इसका रिजल्ट आएगा फेज 2 का, या फिर मेंस एग्जाम जिसको हम कह सकते हैं। फेज 3 के कॉल लेटर भी आपको उसी मंथ में मिल जाएंगे, और जो फेज 3 के आपको जो अलग अलग टेस्ट हैं वो आपके मई में या फिर जून में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखना है। आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप 16 जनवरी तक अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और मई और फरवरी में आपके कॉल लेटर आ जाएंगे, और इसी तरीके से मार्च में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम एज वाइज बात कर लेते हैं कि एज क्या क्राइटेरिया है। तो एज में यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखने के लिए। लाइक सबसे पहले कि एज कौन सी कट ऑफ डेट है, लाइक किस डेट से एज को काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, ये डेट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी डेट से हमारी एज काउंट हो रही है। तो 1 अप्रैल 2024 से यहाँ से एज काउंट हो रही है।
मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स है, ठीक है। दैट मीन इसके बीच में अगर आपकी एज आ रही है, और कट ऑफ डेट आपको ये ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2024 की, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। थोड़ा सा और यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी जो डेट है वो 1 अप्रैल 2003 से लेके 2 अप्रैल 1994, दैट मीन्स इसके बीच में अगर आप बोर्न हुए हैं, अगर आप 2 अप्रैल 1994 के बाद में और 1 अप्रैल 2003 के पहले अगर आप बोर्न हुए हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। तो ये जनरल क्राइटेरिया है, लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ओबीसीज के लिए यहाँ पर 3 इयर्स का है, एससीज और एसटी के लिए यहाँ पर 5 ईयर का है, ठीक है। अदर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर 5 इयर्स है। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरीज के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो जो कि बेसिकली होता है कि आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बट जब आपका इंटरव्यू होता है, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तब उस टाइम तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स आपकी डिग्री 30 अप्रैल 2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स अगर अभी आप अपने फाइनल सेमेस्टर में चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी एग्ज़ाम और आपका जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल के पहले आ जाएगा, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। आगे चलते हैं हम, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज हुआ है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे हमें ध्यान देना है वो है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर अब यहाँ पर 3 फेज एग्ज़ाम हो गया है। 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होगा, आप उसको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू इस तरीके से आप उसको कह सकते हैं। फर्स्ट फेज है आपका प्रिलिमिनरी फेज। तो जो प्रिलिमिनरी फेज है वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, लाइक जैसे बाकी एग्जाम्स में होता है, एसएससी में होता है, यूपीएससी सीएससी में होता है, बाकी एग्जाम्स में होता है, उस तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका 100 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आपके सेगमेंट्स रहेंगे, तो 3 सेगमेंट्स यहाँ पर रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी पर, ठीक है। तो और क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 20 मिनट्स में करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे जो आपको 20 मिनट्स में करना है। और रीजनिंग एबिलिटी से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 20 मिनट्स में करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ईच क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क का है, तो इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाता है। और जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 60 मिनट्स, यहाँ पर आपका टोटल ड्यूरेशन है, ठीक है। तो 3 यहाँ पर सेगमेंट्स हो गए। सेगमेंट्स में आपको प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है वो 3 सेगमेंट्स में आपका डिवाइडेड है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, टोटल 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, और 1 आवर का यहाँ पर आपका एग्जाम है। सेगमेंट वाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आएंगे, और आपको वो इतने फिक्स ड्यूरेशन में आपको करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगेन जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पर आपका जो कट ऑफ डिक्लेयर होगा वो तीनों सेगमेंट्स को मिलाकर कट ऑफ डिक्लेयर होगा। यहाँ पर आपको इंडिविजुअली किसी भी सेगमेंट्स में मिनिमम मार्क्स नहीं है, यहाँ पर आपको तीनों सेगमेंट्स को मिला के एक मिनिमम जो कट ऑफ आता है वो आपको पार करना है। और जितने कैंडिडेट्स जो टोटल वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स यहाँ पर कैंडिडेट्स मेंस में अपीयर होंगे। जो टॉप एक कह सकते हैं हम यहाँ पर टोटल वैकेंसीज के 10 टाइम, वो भी कैटेगरी वाइज 10 टाइम जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके मेंस एग्जाम में अपीयर होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज सेकंड के लिए, ठीक है। आपने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया, आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर ली। हाँ, वन मोर थिंग यहाँ पर रह गई थी, वो थी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो आपका 1/4 दैट मीन्स 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होंगे।
कोई क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई मार्क्स डिटेक्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम सेकेंड फेज। अगर आपने फर्स्ट फेज क्लियर कर लिया, अब आपको सेकेंड फेज के लिए मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना है, जो कि आपका मई और या फिर जून में कंडक्ट होगा। और ये जो सेकेंड एग्जाम है ये भी ऑनलाइन होगा। फर्स्ट एग्जाम भी ऑनलाइन था, सेकेंड एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होगा। और इसमें आपको 200 मार्क्स का एक पूरा पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें दो सेगमेंट है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। 200 मार्क्स के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 50 मार्क्स का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है। तो टोटल यहाँ पर इस तरीके से 250 मार्क्स हो जाते हैं। एक एक करके हम दोनों चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें आपके 4 सेगमेंट्स है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे और आपको वो 60 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 मार्क का हो गया है। तो ये आपको 50 मिनट्स में करना है। सेकेंड सेगमेंट है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 60 मार्क्स का रहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क का हो रहा है, 2 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस क्वेश्चन किस चीज़ में आपको ज़्यादा वेटेज है। अब देखो यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन करने पर 60 मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको ओनली 30 क्वेश्चन करने पर 60 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये आपको 45 मिनट्स में करना है। देन थर्ड सेगमेंट आपका जनरल अवेयरनेस, बेसिकली जिसमें आपका इकोनॉमी से, बैंकिंग से और जो बाकी जीके है उससे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें आपको 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। दैट मीन्स यहाँ पर 1 क्वेश्चन ओनली 1 मार्क का है। 45 मिनट्स में आपको करना है। और फोर्थ सेगमेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के ओनली, और ये आपको 40 मिनट्स में करना है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज देखें क्वेश्चन वाइज, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज हो रहा है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का, क्योंकि यहाँ पर 30 क्वेश्चंस के आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का हो रहा है। उसके बाद जो रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे 1 क्वेश्चन अराउंड 1.5 मार्क्स का हो रहा है, क्योंकि 40 क्वेश्चन के 60 मार्क्स मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस वाले में 1 क्वेश्चन का 1 मार्क है, क्योंकि यहाँ पर 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स हैं। और जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो आपका सेगमेंट है उसमें आपके एक क्वेश्चन के ओनली हाफ मार्क है, क्योंकि 40 क्वेश्चन करने पर आपको ओनली 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन वाले पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 170 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके हो जाएंगे 200 मार्क्स के, और 3 आवर्स में आपको ये अपना पूरा पेपर करना है। पूरा पेपर ये ऑनलाइन मोड पे होगा। उसी के जस्ट बाद जैसे ही आपका ये एग्जाम होता है ऑनलाइन, उसके इमीडिएटली ही आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको क्या करना है, तो इसमें आपको राइट करना है कुछ ईमेल्स, रिपोर्ट्स, कुछ केस स्टडीज हो सकती है, प्रेस राइटिंग हो सकती है, सिचुएशन एनालिसिस हो सकती है। तो इसमें आपको राइट करना है, और ये राइट भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। दैट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड आपको राइट करना है। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट भी एक टाइप से ये हो जाएगा। 50 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल जो सेकेंड फेज है मेंस का वो 250 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे कि प्रीलिम्स जो आपका फर्स्ट फेज था, वहां पर इन सेगमेंट्स के अंदर इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं था। आपको पूरे प्रीलिम्स में कोई एक साथ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें आपको इंडिविजुअली यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं था कि आपको इंडिविजुअली भी आपको क्वालिफाई करने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो मेंस वाला फेज है, इसमें आपको यहाँ पर जैसे कि ये मेंशन है कि टेस्ट 1, 2, 3, 4 और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें इंडिविजुअली भी आपको एक मिनिमम स्कोर अचीव करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मिनिमम स्कोर जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो आपको इंडिविजुअली भी अचीव करना पड़ेगा, और जो ओवरऑल आपका कट ऑफ डिक्लेयर होगा, ओवरऑल आपका जो स्कोर बनेगा वो सारे सेगमेंट्स को और डिस्क्रिप्टिव पेपर को मिलाकर बनेगा। ठीक है, और इन सारे के बेसिस पे आप कट ऑफ अगर क्लियर करते हैं तो फिर आप आ जाएंगे थर्ड फेज में। तो थर्ड फेज जो है उसमें कितने कैंडिडेट्स को लेंगे, तो टोटल वैकेंसीज का 3 टाइम्स यहाँ पर थर्ड फेज के लिए जाएंगे। ठीक है, थर्ड फेज की अगर हम बात करें तो थर्ड फेज में क्या क्या चीजें हैं। थर्ड फेज में आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज है, इंटरव्यूज हैं, पर्सनल इंटरव्यू, पीआई हैं। तो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट होंगे,
आपके ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप एक्सरसाइज होगी, पर्सनल इंटरव्यूज होंगे। तो यहाँ के आपको मार्क्स डिवाइडेड है, लाइक जो ग्रुप एक्सरसाइज है वो 20 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से दोनों मिला के 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है। देन तो अब यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट का क्या फिर इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसमें आप आपकी प्रोफाइलिंग होगी, आप उसमें अगर शॉर्टलेट हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन तो यहाँ इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं। अब आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन में कौन से मार्क्स काउंट होंगे, तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सेकेंड फेज था हमारा, उसको आपने कट ऑफ पार किया, आप आ गए थर्ड फेज में। अब जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें ये दोनों मार्क्स काउंट होंगे, लाइक जो सेकेंड फेज और थर्ड फेज, इन ये दोनों मार्क्स आपके काउंट होंगे, और उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और आप फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में इन दोनों मार्क्स के बेसिस पे आप आ सकते हैं। दैट मीन्स जितना आप सेकेंड फेज में स्कोर करेंगे ना, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो फर्स्ट फेज था प्रीलिम्स, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसको आपको ओनली क्वालिफाई करना है, आप सेकेंड फेज में आ जाएंगे, उसके मार्क्स फिर मैटर नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकेंड फेज है उसमें आप जितने मार्क्स लेके आएंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी मेरिट लिस्ट को डिसाइड करता है। ठीक है। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि जो आपका मेन टेस्ट है वो 250 मार्क्स का था, सेकेंड फेज ग्रुप डिस्कशन हो गया आपका 50 मार्क्स का, तो इस तरीके से टोटल 300 मार्क्स हो जाते हैं, इसमें से आपकी फाइनल डिसाइड होगी। ओके। और इसको फिर नॉर्मलाइज करेंगे, लाइक 250 को वो कन्वर्ट करेंगे 75 में, जिस प्रपोर्शन में आपके मार्क्स आते हैं, 50 को कन्वर्ट करेंगे 25 में, और आपका जो 300 इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा 100 में, और 100 में से फिर आपके प्रपोर्शन मार्क्स यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएंगे। तो होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जो ये फेज और जो एग्ज़ाम के फेजेस थे, पैटर्न थे, उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, प्रथम एकेडमी से। थैंक यू।